बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख लें। नाज़रीन, आपके साथ उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं, मुनीर नियाज़ी पे जो मैंने किताब लिखी उसकी यादें और बातें, उसी हवाले से मैं लास्ट जो एपिसोड थी, जो लास्ट मैंने पार्ट आपके साथ शेयर किया था, वो मुनीर नियाज़ी का इस दुनिया में आखिरी दिन था, जिसका कुछ हिस्सा रह गया था, वो आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। हम जिना अस्पताल पहुंचे। मैंने गाड़ी पार्क की, मुनीर नियाज़ी की गाड़ी इमरजेंसी के नज़दीक खड़ी की, एक अटेंडेंट को इशारा किया और फ़ौरन भागकर व्हील चेयर ले आया। जब मुनीर नियाज़ी को बाहर व्हील चेयर पर बिठा रहे थे, मैंने नाहिद आपा से कहा, आप लेकर आए। खुद भागकर काउंटर पर जाके पर्ची बनवाई और रजिस्टर पर एंट्री करवाई। नाहिद आपा को कहा, आप सीधे मेडिकल इमरजेंसी की तरफ जाएं, और कुछ सेकंड के अंदर उनके पीछे पहुंच गई। जाते ही उनको बेड पर लिटा दिया, डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर नासिर महमूद से उनकी बात करवा दी। उन्होंने फौरी तौर पर मुनीर नियाज़ी को ऑक्सीजन मास्क लगा दिया और सीसीयू में भेज दिया। मुनीर नियाज़ी इशारे से कुछ बताने लगे। मैंने करीब होकर सुनना चाहा तो उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने कहा कि आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर हिलाकर इशारे से कहा, हाँ। मैंने मास्क एक सेकंड को उतारा और कहा, क्या कहना चाहते हैं, मगर वो बोल ना सकें। इतनी देर में मुझे वो फिर फ़ोन आया, तो मैंने जो इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि मुनीर नियाज़ी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वो कहने लगे, हम उनकी तबीयत का पूछने उधर आ जाते हैं। वो जिना अस्पताल के नज़दीक ही थे, इसलिए वो सब जो है जिना हॉस्पिटल आ गए। थोड़ी देर मुनीर नियाज़ी के पास रुककर बाहर जाकर खड़े हो गए। मुनीर नियाज़ी ने इशारे से बताया कि इन्हें पेशाब आया। अटेंडेंट को ढूंढ कर पेशाब करवाया। डॉक्टर ने एक दवा लिख कर दी और कहा कि ये इमरजेंसी में नहीं मिलती। मैंने अटेंडेंट को पैसे दिए और कहा, भाग कर फार्मेसी से ले आओ। खालिद मिनहास वार्ड बॉय को बुला कर लाए, जिसने स्क्रीन लगाकर इन्हें पेशाब करवाया। मैं डीएमएस के पास गई और बताया कि आपकी इमरजेंसी पे कुछ दवाएं नहीं है, हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। तो उन्होंने एमएस को फ़ोन किया और उन्होंने कहा, सारी दवाएं आप एलपी करवा लें और बाहर से अस्पताल की तरफ से मंगवा लें। मैं वापस आई तो नाहिद आपा खासी परेशान थी। बोली, कहाँ चली गई थी? मैंने कहा, दवाओं का बंदोबस्त करने डीएमएस के कमरे में गई थी। बोली, वो लड़का जो न्याजी साहब का भांजा है, न जाने वो भी कहाँ चला गया। न्याजी साहब ऊपर की जानब क्यों देख रहे हैं? डॉक्टर ने 4 गोलियां दी और कहा, ये मुनीर न्याजी को खिला दे। नाहिद आपा और मैंने जब उनको थोड़ा ऊपर करके दवा दी तो सारी बाहर निकल गई और पानी अंदर नहीं गया। डॉक्टर कहने लगे, आप इनको पीस कर दवा दे दें। मैं बरामदे में बाहर आई जहाँ वो लोग खड़े थे। मैंने उनसे कहा, आप चले जाए, मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। वो कहने लगे, आप मुनीर न्याजी साहब के पास से हम चलते हैं। उनमें से खालिद मिनहास ने कहा, मैं यहीं ठहरता हूँ, न्याजी साहब के पास जब मैनेज हो जाएंगे तो चला जाऊँगा। मेरे दिल में कुछ हो रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और बाप के चेहरे आ रहे थे। मुझे वहम सा हो रहा था। जून 2007 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था और 3 साल पहले मेरी वालदा का। इत्तफाक की बात है, वालिद और वालदा दोनों को आखिरी दिनों में हार्ट अटैक हुआ। पहले इन्हें पीआईसी दाखिल करवाया गया। मैं तकरीबन मुस्तकिल इनके पास होती थी। सीसीयू में ज़्यादा अटेंडेंट्स को रुकने की इजाज़त नहीं देते थे। मैं तो लाहौर में ही रहती थी। मेरी बहनें दूसरे शहरों से आई हुई थी। मेरी एक बहन कसूर रहती है, एक रावलपिंडी और एक गुजरांवाला से आई हुई थी। मैं बच्चों को लेकर बीच में घर आ जाया करती थी। इत्तफाक की बात है, जिस रात 1 बजे करीब जब मेरी वालदा सो गई तो मैंने सोचा अब घर चलती हूँ। अभी आधे रास्ते पहुंची थी कि छोटे भाई इमरान शराजी का फ़ोन आ गया कि अम्मी की हालत बिगड़ गई, वापस आ जाओ। मगर उसका अंदाज़ बता रहा था कोई गड़बड़ है। जब मैं पहुंची तो मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। ये पछतावा मेरी ज़िंदगी के साथ चल रहा है। जब मेरे वाले साहब अस्पताल में थे, मैं रात के घर आ गई। अगले दिन सुबह फ़ोन करके पूछा तो पता चला तबीयत बेहतर है। मैंने सोचा दोपहर का खाना खाकर जाती हूँ। अस्पताल में खाना मेरे भाई डॉक्टर सैयद मोहम्मद अवैस भिजवाया करते थे। उनका घर GOR में उन दिनों नज़दीक ही था। खाना खा के मैं अभी बच्चों को लेकर निकली ही थी कि मुनीर नियाज़ी का फ़ोन आया कि मुझे आके मिल जाओ, काफ़ी दिन हो गए। मैंने गाड़ी उनके घर की जानब मोड़ दी। उनके घर में अभी जाके बैठी ही थे कि फिर छोटे भाई इमरान शराजी का फ़ोन आ गया कि अब्बी जान की हालत ख़राब है, मगर अंदाज़ फिर बता रहा था कि मामला गड़बड़ है। मैंने और फातिमा ने उधर ही एक ज़ोरदार चीख मारी। मुनीर नियाज़ी घबराए और पूछने लगे, क्या हुआ है? मैंने कहा, आज मैं बिल्कुल अकेली होगी। नाहिद आपा जो किचन में थी भाग कर आई। हमें कोई होश नहीं था। हम तीनों में मेरी बेटी फातिमा और मेरा बेटा मोहम्मद तीनों गाड़ी की जानब भागे और अस्पताल पहुंच गए। सीसीयू में पे एक सख्ता तारी था। हर कोई मुंह पे उंगली रखकर कह रहा था, रोना नहीं। इधर बाकी सारे दिल के मरीज़ हैं। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं टिकटिकी बांधे अपने वालिद की जानिब देख रही थी और सोच रही थी कि काश मैं घर ना गई होती। इसलिए मैंने खालिद मिनाज से कहा कि प्लीज़ आप जाकर एक दफ़ा देखें कि मुनीर नियाज़ी की कैसी तबीयत है। मगर मेरा अपना दिल इतना बेचैन था कि बार बार अम्मी अब्बू की शक्लें आंखों के आगे आ रही थी। सर घूमना शुरू हो गया। मैं फ़ौरन खालिद मिनहास के पीछे इमरजेंसी वार्ड आ गई।
मुनीर न्याजी के दोनों जानब 4 डॉक्टर खड़े थे और दो ने मुस्तकिल इनकी दोनों कलाइयों की नब्ज पर हाथ रखे हुए थे। मैंने बढ़ के मुनीर न्याजी के माथे पर हाथ रखा जो ठंडा यख था। मैंने खालिद मिनार से कहा, मुझे लगता है मुनीर न्याजी ख़त्म हो रहे हैं। इनकी आंखें खुली थीं और आसमान की जानब तक रहे थे, शायद अपनी रूह के परवास करने का मंजर देख रहे थे, मगर इस कदर पुरसकून चेहरा था कि बहुत कम देखने में आया। उनकी शायरी है, मेरी तरह कोई अपने लहू से होली खेल के देखे, काले खटन पहाड़ों दुखों के सर पे झील के देखे, मेरे ही होंठों से लगा है नीले जहर का प्याला, मैं ही वो हूँ जिसकी चिता से घर घर हुआ उजाला। अपने खून से होली जो सारी ज़िंदगी खेलता रहा और दूसरे घरों में उजाले करता रहा, आज बहुत इत्मीनान से सुरखरू होकर अपने मालिक हकीकी के पास चला गया। इतनी देर में उनकी चंद रिश्तेदार ख्वातीन भी पहुंच गई, जिनको उनकी भांजी के बेटे ने फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर्स ने एक दूसरे की जानी मायूसी से देखा और सर नफ़ी में हिला दी। मुझे फ़ौरन समझ लगी नाहिद आपा की बुरी हालत हो रही थी। मैं उनसे लिपट गई और पूछने लगी, क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं, अभी कुछ पता नहीं, दुआ करें। डॉक्टर्स ने मुझे इशारे से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाए। मैं उनको लेके बाहर आ गई, साथ सब रिश्तेदार ख़वातीन भी थी। डॉक्टर्स ने मुनीर न्याजी के आगे स्क्रीन तान ली और सांस की बहाली के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इतनी देर में डॉक्टर नईम तरीन जो कि कार्डियोलॉजिस्ट थे वो भी पहुंच गए, मगर मुनीर न्याजी तो कब के जा चुके थे। किसी को महसूस भी ना होने दिया कि वो चले गए। इर्द गिर्द खड़े इतने ज़्यादा डॉक्टर्स में और अब जाने की किसी को भी खबर ना आई कि वो किस लम्हे जाने में कामयाब हो गए। नाहिद आपा को भी ना पता चला। नाहिद आपा और रिश्तेदार ख़वातीन को मैंने कहा, आप लोग घर चले जाएँ, डॉक्टर्स कह रहे हैं यहाँ रश हो रहा है। और उसी वक्त मैंने डॉक्टर अजमल न्याजी और फरत अब्बास शाह को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर अजमल न्याजी ने जियो वालों को बता दिया। उन्होंने इसी वक्त चला दिया टीवी पे और यूँ अभी मुनीर न्याजी का मुर्दा जिस्म वही था, पूरे पाकिस्तान में खबर फैल गई। मुझे कई एक फ़ोन आए कंफर्म करने के लिए। मैंने डीएमएस को जाके एम्बुलेंस का कहा और साथ डेथ सर्टिफिकेट बनाने को कहा। मुनीर न्याजी की साली रानी के शोहर भी उधर पहुंच गए हुए थे और हर जानब एक बेयकीनी का आलम था, क्योंकि अभी 21 और 22 दिसंबर की उन्होंने तकरीबात अटेंड करनी थी। आखिरी मुशायरे में जो उन्होंने बात की, यार इस मकान में रहते हुए अरसा हो गया, दरो दीवार बोसीदा हो चुके हैं, देखो किस दिन इसकी छत गिर जाए। और वाकई बोसीदा दरो दीवार मज़ीद सिर्फ 4 दिन उस छत की बोझ को बर्दाश्त कर सकें। मुनीर न्याजी ने कहा था, कुछ देर में तुमसे दूर रहूँगा पर वापस आ जाऊँगा। तुम में भी अभी वो बात नहीं जो मुझको यहाँ पर ला सके, मुझ में भी अभी वो बात नहीं जो हमको यहाँ पर रोक सके। इस बात की कुछ दिन खोज करूँगा, फिर वापस आ जाऊँगा। जाने वाले कहाँ वापस आते हैं? मुनीर न्याजी ने तो ऐसे ही कह दिया था, जिंदा रहें तो क्या है जो मर जाएं, हम तो क्या दुनिया से खामोशी से गुजर जाएं, हम तो क्या। नाहिद आपा और ख्वातीन ने मुनीर न्याजी वाला कमरा खाली कर लिया हुआ था। जब हम मैयत को लेकर पहुंचे, डॉक्टर अजमल न्याजी, नूरुल हसन, करामत बुखारी, सुखेरा साहब, खालिद मिन्हाज, सुगरा सदफ और उसका शौहर, सोफिया बेदार, नसीम आपा, फ़रुख ज़ोहरा गैलानी, नईमा और इसका मियाँ जुल्करनैन और चंद ख्वातीन रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद थी। मैं सोच रही थी अगर फिल्मी दुनिया में से कोई मर जाता तो यकीनन सड़क पर आने का रास्ता भी ना मिलता। हाँ, मीडिया के लोग अपने कैमरों समेत पहुँच चुके थे और इंटरव्यूज़ के शौकीन इस मौका से पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। हर कोई ये कह रहा था हमसे ज़्यादा करीब मुनीर न्याजी के कोई ना था। 12 बजे तक सब आहिस्ता आहिस्ता कैमरों वालों के साथ वापस चले गए। रात 1:30 बजे के करीब मैं भी वापस आ गई, जबकि रात 2 बजे के करीब फातिमा हसन कराची से पहुंच गई और साबित कर दिया कि किसको उनसे प्यार था। फातिमा हसन से याद है, एक दिन कोई तस्बीह की बात हुई तो मुनीर न्याजी कहने लगे, मेरे पास 2 तस्बीहें हैं, एक अगर तुमने एक लेनी है तो ले लो। मैंने कहा, इन पे कुछ पढ़ते भी हैं? बोले, हाँ पढ़ता हूँ या करीमो। खुद ही फिर कहने लगे, मैं कतर पे एक मुशायरे पे गया था, फातिमा ने मुझे एक तस्बीह दी, मैंने इसको कहा मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा तस्बीह, तो वो कहने लगी इस पे या करीमो पढ़ा करें, ये हज़रत अली का विर्द है। मैंने उसको कहा हज़रत अली तो खुद बहुत गरीब थे, तो कहने लगी नहीं, हज़रत अली गरीब नहीं थे, वो गनी थे, जो उनके पास होता था बांट देते थे। मेरी समझ में आ गया, मैंने उसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दिया और उसी दिन शाम को मेरा एक मदाह मुझे मिलने आया और गले मिलते हुए 1000 रियाल मेरी जेब में डाल गया। मैंने फातिमा से कहा, तुमने सही वजीफ़ा मुझे बताया। डॉक्टर कौसर महमूद इस्लामाबाद से आ रहे थे जब किसी दोस्त ने फ़ोन पे इन्हें मुनीर न्याजी के इंतकाल की खबर दी। वो जब लाहौर पहुंचे तो रात 2:30 बज रहे थे। वो मुनीर न्याजी के घर पहुंचे, घर को अंदर से बंद करके ताला लग गया हुआ था, मगर मैं सिर्फ मुनीर न्याजी घर में सिर्फ मुनीर न्याजी आखिरी रात गुजार रहे थे। बहुत खामोशी और चुपचाप तरीके से, हजूम से उनका दिल बहुत घबराता था।
शायद इसीलिए नाहिद आपा रानी, फ़ायज़ा रानी के शोहर और फातिमा जन मौजूद थे, जिन लोगों से नफ़रत करते थे। किसी का हौसला नहीं पड़ा कि वो आते और उनको आखिरी बार तंग करते। अहमद नदीम कासमी जब फौत हुए, इनके रेफरेंस पे जिस दिन उन्होंने जाना था, पीटीवी की एक रिकॉर्डिंग उनके घर होती, वो ना जा सके, जिसका उनको मरते दम तक अफसोस था कि वो नहीं जा सके। डॉक्टर कौसर वहीं गाड़ी में बैठे बैठे गेट की जानब तक रहे थे तो मोबाइल पुलिस स्क्वाड ने आके उनसे पूछा, जहाँ क्यों खड़े हो? उन्होंने मुनीर न्याजी की घर की जानब इशारा करके कहा, मुनीर न्याजी फौत हो गए। एक सिपाही बोला, कौन मुनीर न्याजी? तो डॉक्टर कौसर ने कहा, वो सुना हुआ है उस बेवफा का शहर और हम हैं दोस्तों? सिपाही बोला, हाँ सुना हुआ है। डॉक्टर कौसर बोले, उसी तख्लीक़कार का आज इंतकाल हो गया। सिपाही ने घर की जानब देखा और बोला, शायद किसी सर्द खाने में लाश ले गए, इसीलिए घर बंद है, शायद किसी का इंतज़ार करना हो। कहो तो मैं बैल करके तुम्हें पता कर दूं। डॉक्टर कौसर ने कहा, नहीं शुक्रिया, गेट बंद रहने दो, मैं चलता हूँ, सुबह आ जाऊँगा। नाज़रीन, डॉक्टर कौसर भी दुनिया से जा चुके हैं। कितने खूबसूरत और कितनी कीमती लोग हैं जो हमारी ज़िंदगियों से जा चुके हैं, और ज़ाहिर है हमने भी उनके पीछे ही जाना है और इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ।